हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले मैथ्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 2.6। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 2.6 है वो एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जितने भी एप्लीकेशन है वो इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन में मतलब होता है कि उसके यूजेस क्या है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ा है, हमने देखो 2.1 से लेकर 2.5 तक हमने इतनी सारी चीज़ें की है। गुणनखंड विधि किया है, फॉर्मूला विधि किया है, सूत्र विधि किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया है, मतलब कि पूर्वक विधि किया है। ये सारी चीज़ें अल्फा बीटा ये सब इतनी सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ा है, वो सब चीज़ों का यूजेस क्या है वो इसमें हमको पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 2.6। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी होगा तो उसके जरूर बजा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रगति 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 2 वर्ष पूर्व। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि प्रगति की जो आयु है एक्स है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, x-2 होगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद, तो अभी 3 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। आयु दर्शाने वाले की संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या कि यहाँ पर x-2 आया, यहाँ पे x+3 आया, तो दोनों को गुणा करो इज इक्वल 84 लिखो। तो इस तरह से हो गया फर्स्ट सम। तो अभी हम इसको लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मेरा बड़ा सा बॉक्स। अभी इस पर सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो लिख लेता हूँ, माना प्रगति की वर्तमान आयु x है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 वर्ष पूर्व मतलब क्या लिखूंगा, 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु होगी 2x-2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। तो वो हम लिख लेते हैं x+3 वाला, x+3 वर्ष होगी। ठीक है, तो शर्त क्या दिया गया कि ये आयु और ये आयु इन दोनों का गुणनफल जो वो 84 आता है। तो दी गई शर्त के अनुसार 2 वर्ष पूर्व की आयु इंटू 3 वर्ष पश्चात की आयु इज इक्वल 84 होता है। तो 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी, x-2। तो पुट कर लेते हैं x-2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 84 आ गया। ये x-2 इसका आया और x+3 इसका आया। तो ये आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x3 क्या करेंगे तो 3x हो जाएगा। और ये देखो 2 का, यहाँ पे मैं अच्छे से फिर से समझाता हूँ आपको। ये x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, ये x का ये 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये -2x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का +3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 84 है। तब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा पक्षांतर करके और इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। तो ये x² एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -2x है, तो 3x -2x कितना होता है, x होता है। और ये क्या है, -6 -84, ये वाला 84 को पक्षांतर किया इधर तो यह गया -84। तो अब ये x² प्लस एक्स, और ये -6 -84, माइनस माइनस है तो कितना होगा, वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया यहाँ पे 90 आ गया, तो x² प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। तो आपको पता ही है जब भी हमको इक्वेशन मिल जाता है, अब हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि, सूत्र विधि या पूर्वक विधि, किसी भी विधि को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमको भी सेम यहाँ करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गुणनखंड विधि कीजिए, क्योंकि गुणनखंड विधि जो होता है सबसे छोटा रहता है और इजीली उसको सॉल्व करके। अगर सूत्र विधि करते हैं तो काफी लंबा चौड़ा चलेगा, सूत्र फॉर्मूला यूज करो फिर इसको सॉल्व करो, बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए हम गुणनखंड विधि करेंगे। तो 9 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 1 आता हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, 90 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 1 आता हो, तो वो होता है 10 × 9 कितना हो गया, 90 हो गया। और 10 में से 9 को माइनस करो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया 10 × 9 ले लिया। तो सबसे पहले आपको पता है जो बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले x² लिख लेते हैं, x² प्लस यहाँ पे जो साइन रहता है वो यहाँ पे साइन आता है 10x है। तो 10x यहाँ पर क्या था 10x, तो यहाँ पे 10x लिख दिया, -9x, यहाँ पे 9 लिया था हमने तो -9x -90 इज इक्वल टू 0। अभी हमने यहाँ पर क्या आया वो आपको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, ये हमने अभी तक गुणनखंड विधि कर लिया, ठीक है। तो आई डोंट होप कि आपको ये सब समझाने की जरूरत है कि ये सब कहाँ से आया। फिर भी आपको डाउट होता है तो मैं समझा देता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूँगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ट्राई करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने इससे पहले की मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्स था तो x के बदले में ऐसा कुछ लाना है, तो ये x के बदले में हमको ये पुट करना होता है। ये हमने गुणनखंड विधि में सीखा है। 90 का ऐसा गुणनखंड करके जिसको माइनस करने पे 1 आता हो, उसको हमको यहाँ पे डालना था। तो वो मैंने ले लिया 10 और 9 ले लिया, तो ये x के बदले मैंने ले लिया 10x और 9x। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि
यहाँ पे जो साइन आता है वो इसका साइन रहता है, एक्स स्क्वायर के एक्स के जो बगल में साइन आता है वो यहाँ पे साइन आता है, और इसके अकॉर्डिंगली ये साइन हमको चेंज करना होता है। यहाँ पे माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो अगर यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ तो ये 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो मेरा क्या 1 आया, नहीं आया। इस तरह यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा, माइनस साइन जब मैं लगाऊंगा तो 10 माइनस 9 कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरह से ये मेरा 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स कॉमन निकल सकता है। मैं यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 10। यहाँ से मैं 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस 9 को, अंदर बचेगा एक्स प्लस 10 बचेगा। देखिए यहाँ पे मैं माइनस 9 को कॉमन निकाला है, तो अगर मैं इसका गुणा करूँगा इसके अंदर, ये जो बॉक्स है उसके अंदर, तो मेरा डेफिनेटली मैं जो माइनस ये सेम टू एज इट इज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बॉक्स में अलग अलग लिख लेता हूँ दोनों को, x माइनस 9 और x प्लस 10। जैसे कि आप गुणनखंड विधि आप कर ही चुके, तो आपको पता ही होगा मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो आगे करते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल 9 मिल गया मुझे और x इज इक्वल टू 10 मिल गया, माइनस 10 मिल गया। अब मुझे बताओ कि मेरा असली का आंसर, राइट आंसर जो है वो 9 है या माइनस 10 है। तो मेरा आंसर 9 राइट है, क्योंकि कोई भी उम्र, यहाँ पे उम्र की बात हो रही है, यानी एज की बात हो रही है। एज, आयु जो भी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी की भी उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मेरा आंसर है x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, परंतु आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए 10 एक्स इज इक्वल माइनस 10 अमान्य होगा और x इज इक्वल 9 ये मान्य होगा। तो उसका वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 9 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वो संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा है दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रमिक समप्राकृतिक संख्या के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि अगर पहली संख्या 4 हुई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। पहली संख्या 38 हुई तो दूसरी संख्या कितनी, 40 होगी। पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या 10 होगी। ठीक है, तो ये होते हैं दो समप्राकृतिक संख्या, क्रमिक समप्राकृतिक संख्या वो होते हैं। क्रमिक का मतलब होता है एक अगला जो आता है उसको बोलते हैं क्रमिक, एक के बाद एक इस तरह से आते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रमिक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ऐसा तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का इक्वल टू 44। तो अज्यूम कर लेते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्या जो है वो x है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। माना हमने पहली तथा छोटी समप्राकृतिक संख्या x है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अगर पहली x होगी तो दूसरी कितनी होगी, देखिए ध्यान से सोचिए, पहली अगर x है तो दूसरी क्रमिक प्राकृतिक समप्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। इस तरह सोचिए, पहले 2 है तो दूसरा कौन सा होगा, 4 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर पहला x है तो दूसरा कौन सा होगा, x प्लस 2 हो गया। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि दूसरी क्रमिक समप्राकृतिक संख्या x प्लस 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि उन दोनों का वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब कि स्क्वायर, तो इन दोनों को स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उनका योगफल, इनको प्लस करने के बाद कितना 244 आता है। तो इस शर्त के अनुसार पे हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो इस शर्त के आधार पर मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले का वर्ग प्लस ये जो दूसरे संख्या है उसकी वर्ग इज इक्वल कितने 244 है। तो मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, 2ab यानी 2 यहाँ से ये ए हो गया और ये बी आ गया, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 2 4x हो गया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 244 का मैंने पक्षांतर किया, इस साइड लेके आया तो मैं माइनस 244 हो गया। तब आगे मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 244 कर दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, 2 सब में है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सबसे पहले। तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 से भाग देने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 120 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 2 आता हो, तो कौन सा हो सकता है, 120 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पर 2 आता है, तो वो होगा 10 और 12। ठीक है, 10 और 12 होगा, मतलब 12 और 10 होगा। 12 और 10 को गुणा करोगे तो 120 आता है और इसका इन 12 में से 10 को माइनस करो 2 आता है,
तो मैं अब 2x के बदले पे ये दोनों लिख लूँगा। आपको गुणनखंड करना तो आता ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x के बदले मैंने लिख दिया, पहले बड़ा था तो पहले लिखा 12x, फिर यहाँ पे माइनस 10x। माइनस क्यों लगा मैंने, ताकि मैं इसको घटा सकूँ। अगर यहाँ पे मैं प्लस लगाता तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं और मेरा 2x नहीं आता, ठीक है। तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। अभी इन दोनों में से मैंने x को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 12। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने एक x को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ से मैंने एक x को बाहर निकाला, यहाँ बचा क्या, 12 बचा, माइनस। अब यहाँ पे देखो 10 के पहाड़े में 120 आता, तो मैंने 10 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ सिर्फ बचा क्या, x बचा, और माइनस मैंने बाहर निकाला, तो यही क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 120 10 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 12 बार, तो यहाँ आ गया 12। अब इसको जरा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। तो x माइनस 10 एक बॉक्स में और दूसरे में x प्लस 12, और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 12। अब मुझे ये बताइए अब कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल 10 होगा फिर, या फिर x इज इक्वल माइनस 12 होगा, ठीक। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो होगा x इज इक्वल माइनस 12 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती, जितनी प्राकृतिक संख्या वो पॉजिटिव में होती है। इसीलिए मेरा यहाँ पर आंसर होगा x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। परंतु प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल 12 जो होगा, माइनस 12 जो होगा वो अमान्य होगा, मतलब वो मैं उसको नहीं लूंगा। तो x इज इक्वल 10 जो है वो मेरा आंसर है। तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ ज़्यादा बेटर पड़ेगा। x इज इक्वल 10 ये मेरी पहली प्राकृतिक संख्या हो गई, और दूसरी समप्राकृतिक संख्या हो जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। 12 मेरी दूसरी प्राकृतिक संख्या हो गई। इस तरह से ये जो मेरा सम था वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री मधुसूदन के संतरे की बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। तो पहला लाइन जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से मान लेते हैं और कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो माना कि खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या है वो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। तो आड़ी कतार में कितनी संख्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक। यहाँ पे निकालना है संतरे के बगीचे में 150 पेड़ है तो आड़ी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो अब मैं क्या करूँ, तो आपको मैं जस्ट एक मिनट मैं समझाता हूँ। यहाँ अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कुछ आड़ी और खड़ी पेड़ रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में 1 2 3 4 बॉक्सेस है, और यहाँ पर 1 2 3 4 और एक और बॉक्स हम बना लेते हैं, 5 बॉक्सेस है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉक्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये पूरे बॉक्सेस की संख्या कितनी है, इस साइड के बॉक्स की संख्या और इस साइड के बॉक्स की संख्या गिनने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये पूरे में कितने बॉक्स होंगे। अब कुछ बता सकते हैं, अगर मैं इधर जितने संख्या है और इधर जितने संख्या है दोनों का गुणा कर लूंगा तो मुझे पूरे बॉक्स में कितने संख्या है वो मुझे पता चल जाएगा। तो लेट्स पहले यही कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक साइड में 5 बॉक्स है और एक साइड में 4 बॉक्सेस है, तो दोनों कितने हो गए, 20 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पूरे आप काउंट करें तो 20 बॉक्सेस ही होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आड़ी और खड़ी को मल्टीप्लाई करने पे हमको पूरा का पूरा बॉक्स मिल गया। और सेम यहाँ पर भी हमको वही करना है। देखिए यहाँ पर आड़ी की संख्या दिया गया है, एक मिनट जरा मैं इसको मिटा लूँ फिर आपको समझाता हूँ आगे का। यहाँ पर यहाँ भी सेम वही है, आड़ी खड़ी कतार में x है और आड़ी कतार में x प्लस 5 है। तो मुझे कुल पेड़ों की संख्या कैसे पता चलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो हम दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का। तो कुल पेड़ों की संख्या इज इक्वल होता है आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या गुणे खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ कितने हैं यहाँ पे दिया 150, 150, और आड़ी कतार में कितने पेड़ों की संख्या है
एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ एक्स प्लस फाइव, खड़े के तरफ कितने पेड़ों की संख्या एक्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैंने एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का फाइव से करेंगे तो हो जाएगा फाइव एक्स। अब मैं क्या करूँगा, 150 का पक्षांतर करके इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊँगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ऑलरेडी है तो मैंने उसको लिख दिया। अब 150 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आया मैं, तो यहाँ आ गया माइनस 150 हो गया, ठीक है। अब 150 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे फाइव आता, तो कौन सा होगा, 15 × 10, 15 × 10 कितना होता है, 150 होता है, और 15 में से 10 को माइनस करो कितना होता है, 5 आता है, तो मैं उसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, x प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि ये 5 के बदले मैंने रख दिया 15 और 10 रख दिया। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने 15 और 10 क्यों रखा, ठीक है। अब कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 15, यहाँ पे देखिए मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचा, एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने माइनस को कॉमन निकाल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने 10 को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला एक्स बचेगा, और यहाँ पे मेरे क्या बचेगा, 15 बचेगा। हम बॉक्स में लिख लेते हैं, एक्स माइनस 10 एक बॉक्स में लिख लिया, और एक्स प्लस 15 एक बॉक्स में लिख लिया, तो मेरे पेड़ों की संख्या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गई, या फिर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 15। लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी पेड़ की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए मेरा संख्या क्या है, x इज इक्वल टू 10 है। तो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या है 10 और सॉरी, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या हो गई 10, और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ ज़्यादा बेटर आपको समझेगा। आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या हो जाएगी x इज इक्वल 10, और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो फाइनली अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, माना कि खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 को मैं अगर प्लस कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा, इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस सॉरी एक्स की वैल्यू 10 आई है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। कुल पेड़ों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो ये भी आपको पता ही है, 150 है कुल पेड़ों की संख्या, यहाँ पे भरे थे 150। इस तरह से ये वाला सम जो था हमारा वो खत्म हो गया। आई होप आपको समझा होगा। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझा होगा, एक भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट आपको नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की दोबारा से कोशिश करूँगा, दोबारा आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है, विवेक आयु में किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, दोनों की आयु दर्शाने वाली संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूँ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। आई थिंक हम लोगों ने 8, 9, 10 में ये पढ़ा हुआ गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, लेकिन फिर भी आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक y वैल्यू है, y कोई भी नंबर है, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/y लिखूंगा, ठीक है। इसका 1/y मतलब 1 करके लिखने को बोलते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 रहा, 4 का मुझे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1/4, तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब हम सम के पास जाते हैं, सम में देखते हैं क्या करना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, विवेक आयु में किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो माना कि किशोर की आयु मान लेते हैं कुछ, माना कि किशोर की जो आयु है वो 5 वर्ष का है, सॉरी x वर्ष का है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। किशोर की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा हो कि हम अज्यूम मान कैसे रहे, कोई भी वैल्यू किस तरह से ले रहे। देखिए यहाँ पे लिखा है, विवेक आयु में किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमको ये पता है कि विवेक का जो उम्र है वो किशोर से 5 वर्ष अधिक है, लेकिन किशोर की आयु हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया, किशोर को मैंने x मान लिया। तो अब विवेक की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है, तो विवेक की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की आयु के दर्शाने वाली संख्याओं गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो पहले इन दोनों गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं, ठीक है। तो x का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/x, और x प्लस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/x प्लस 5। अब गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल मतलब क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों का, ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम हो गए, अब इन दोनों को योगफल यानी इन दोनों को प्लस करने पे कितना आता है, 1/6 आता है। मैं वो लिखता हूँ 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है।
यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड करना हमको। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का नीचे गुणा, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो ये हम लोग कर लेते हैं पहले। मैंने x प्लस फाइव का वन में गुणा किया तो x प्लस फाइव आएगा, x का वन में किया तो x ही आएगा, और नीचे x एज इट इज रहेगा, और x प्लस फाइव मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये दोनों भी गुणे में हो गए, इज इक्वल 1/6। ये देखिए x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2x प्लस फाइव, और नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू फाइव 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है उसका इसके साथ, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसका ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 6 का 2x प्लस फाइव मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का 1 में करूँगा तो एज इट इज वही का वही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 6 को इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहते हैं, ये दोनों को पक्षांतर करके इक्वल के इस साइड लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस यहाँ पे आ गया, ये इधर आ गया तो -12x, और 30 यहाँ पे आ गया तो -30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5x माइनस 12x कितना हो जाएगा, 12x में से मैं 5x को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे कितना बचेगा, -7x बचेगा, और यहाँ पे -30 ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। अब 30 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 7 आता हो, ठीक है। 30 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 7 आता है, तो कौन सा होता है, क्या होता है, 10 × 3। 10 × 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना का 30 हो जाएगा, और 10 - 3 कितना होता है, 7 होता है। चलो उसी को ले लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक मिनट ज़रा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे। देखिए मैंने क्या लिया, 30 का ऐसा गुणनखंड हमने लिया था जिसको मल्टीप्लाई माइनस करने पे 7 आता, तो मैंने क्या लिया, 10 और 3। देखो 10 का अगर 3 से गुणा करूंगा 30 आता है, और 10 में 3 को माइनस करूंगा तो 7 आता है, इसलिए मैंने ये वाला 10 को मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला साइन एज इट इज ऐसे कैसे आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो ये भी माइनस, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 7x के बदले पे मैंने क्या रखा, -10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल 0 रखा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको समझा दिया है कि ये 10 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस रखता तो ये भी माइनस, ये माइनस, प्लस होकर 13 हो जाता, अब मेरा ये 7x नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस रखा। अब यहाँ पे -10x प्लस 3x कितना हो जाता है, -7x होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से x को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ का बचा x -10, और यहाँ पर से मैं 3 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ क्या बचेगा x -10, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा कैसे किया मैंने। अब क्या करते हैं, बॉक्स अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं, x + 3 का एक बॉक्स और x -10 का एक बॉक्स। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, जस्ट वेट। तो यहाँ पर आ गया x + 3 इज इक्वल टू 0 और x -10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल टू 10। अब ये बताइए, उम्र जो एज होता है वो माइनस में तो होता नहीं है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 10। तो किशोर की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, और विवेक की आयु हो जाएगी x + 5, यानी 10 + 5 इज 15 वर्ष। तो इस तरह से ये वाला सम जो होगा वो मेरा सॉल्व हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। जस्ट वेट, मैं पीछे करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा सॉल्व पूरा ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है, सुरेश को गणित विषय की प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अपेक्षा द्वितीय घटक परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पहले इतना पढ़ के हम इतना समझ में आ गया कि हमको मानना क्या कि सुरेश को गणित विषय की प्रथम घटक परीक्षा में x अंक प्राप्त हुआ है, और द्वितीय घटक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ होगा, x + 10। इतना तो हमको ये फर्स्ट टाइम पढ़ के समझ आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों के वर्ग के बराबर है। यानी हमको करना क्या है, x + 10 में 5 का गुणा करना है, और जो x है उसका वर्ग निकालना है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
कि पढ़ के हमको इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला लाइन पढ़ा था हमने, सुरेश को गणित विषय की प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अपेक्षा द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंक 10 अंक अधिक मिले। तो माना कि सुरेश को प्रथम घटक परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए, तो द्वितीय घटक परीक्षा में कितना मिलेगा, x+10 मिलेगा। यहाँ लिखा हो ना, द्वितीय घटक परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले, तो x+10 होगा, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना जो है वो इक्वल है, यानी बराबर है प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का वर्ग, ठीक है। तो लिख लेते हैं x+10, 5x+10, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखा हो प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों के वर्ग, ये मैंने प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का वर्ग का इज इक्वल द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। यहाँ पे ये द्वितीय घटक परीक्षा प्राप्त अंक है तो उसका 5 गुना, ठीक है। वो दोनों क्या है, इक्वल है। तब मैं क्या करूँगा, इसका 5 का x में गुणा कर दूंगा और ये 5 का 10 में, तो 50 हो गया, ठीक है। अब मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, तो 5x को मैं x से पक्षांतर करूँगा तो -5x हो जाएगा, और 50 को पक्षांतर करूँगा इक्वल के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा -50। और 50 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 5 आता, तो क्या हो सकता है, 50 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 5 आता हो, तो वो गुणनखंड कौन सी होती है। जरा आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो गुणनखंड कौन सी होती है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 10 और 5। अब मैं आपको बताता हूँ 10 और 5 कैसे होगा। देखिए, हमको चाहिए क्या, 50 चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए 50। तो अगर मैं 10 और 5 को लेता हूँ तो मेरा काम हो रहा है क्या, मैं चेक कर लेते। देखिए, 10 और 5 को गुणा करने 50 तो आ रहा है, और 10 में से 5 को माइनस करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह से मैं क्या लूँगा, 10 और 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस, ये 5 के बदले मुझे 10 और 5 लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -10x। ये वाला साइन सेम ये वाला है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगाया, क्योंकि अगर माइनस लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाया मैंने, +5x - 50 = 0। अब मैं कॉमन निकाल दूँ, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो मैं यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेता हूँ। x को मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 10 बच जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने 5 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, x - 10 यहाँ भी बच जाएगा। तो सेम अब ये आएगा प्रोसेस, तो आपको पता ही होगा क्या करना है, x+5 और x - 10 = 0। तो फाइनली x+5 = 0 या फिर x - 10 = 0। तो x = -5 आ गया और x = 10 आ गया, यानी प्रथम घटक परीक्षा में उसको मिला था 10 अंक। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो माइनस साइन आया है और एक प्लस में आया, लेकिन कुछ हम ऐसे देखते हैं कि अंक ज़्यादा रहते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं वो ज़्यादातर माइनस में नहीं रहते, नेगेटिव नहीं रहता, ज़्यादातर पॉजिटिव भी रहता है। लेकिन ऐसा बहुत से ऐसे केस होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जिसमें जो मार्क्स मिलता है वो माइनस में भी रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इस क्वेश्चन में है उसके हिसाब से हमारा जो अंक होता है वो माइनस में नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ, ध्यान दें कुछ परीक्षा में प्राप्त अंक जो स्कोर होता है वो ऋणात्मक भी होता है, लेकिन हमारे केस में ये ऋणात्मक नहीं है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसलिए हमको लेना है x = 10। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो पहली घटक परीक्षा में प्राप्त अंक हो गए हैं 10, और दूसरी घटक परीक्षा में प्राप्त कितने हो जाएंगे, x+10। x+10 कितना होता है, 10 + 10 = 20। लेकिन हमको पूछा क्या गया है, प्रथम घटक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुए, यही पूछा है, तो सिर्फ ये इतना करके छोड़ दो, आपको बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है, ठीक है। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या से 10 गुना से 40 अधिक होता है। यदि एक दिन में बर्तन का लागत मूल्य 600 हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना कि कासम प्रतिदिन एक बर्तन बनाता है। यहाँ पे हमको बर्तन की संख्या निकालनी है और क्या निकालना है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना होगा ये निकाल, दो चीज़ें हमको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा मजूम करते हैं, माना कि कासम प्रतिदिन एक बर्तन बनाता है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, यहाँ पे लागत मूल्य हमको निकालना है, यानी उसको भी कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेते हैं प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या के 10 गुना। तो बर्तन की संख्या कितनी है, एक से, ठीक है।
तो इसका 10 गुना यानी 10x से 40 अधिक होता है यानी +40। तो बर्तन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 10x + 40 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य जो होता है, यानी लागत मूल्य कितना होता है, बर्तन की संख्या से 10 गुना। तो बर्तन की संख्या x है तो उसका 10 गुना 10x हो जाएगा, से 40 अधिक है तो 10x + 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 10x + 40 हो जाएगा। यहाँ से पढ़ के मैंने ये लाइन लिख लिया। अब हम करते हैं कुल उत्पादन क्या होता है। कुल उत्पाद बराबर होता है बर्तन की संख्या गुणे प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य। ये होता है फॉर्मूला कुल उत्पाद का। तो प्रत्येक बर्तन की संख्या कितनी, x, और गुणे लागत मूल्य कितना है, 10x + 40 है, तो दोनों गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x × 10x + 40। ये बर्तन का लागत मूल्य कितना है, 10x + 40, तो वो लिख दिया। कुल उत्पाद कितना है, 600। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कुल उत्पाद कितना है, 600 है। क्यों, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 10x² प्लस x का 40 में करें तो 40x = 600। अब मैं क्या करूँगा, 6 को इस साइड इक्वल के दूसरे साइड लेके आता हूँ, पक्षांतर करता हूँ 600 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x², सॉरी पहले डिवाइड कर दे फिर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 10 सब में 10 आता है, तो सब में मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 4x = 60। तो 60 का मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा x² प्लस 40x - 60 = 0। ये हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, 60 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 4 आता हो, वो क्या हो सकता है। जस्ट थोड़ा सा सोचिए, 60 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 4 आता हो, तो वो क्या हो सकता है, सोचिए जरा। तो हो सकता है 10 और 6। अब मैं आपको ये बताता हूँ 10 और 6 कैसे होगा। देखिए, लाना कितना हमको, 60 लाना है। ठीक है, तो 10 × 6 कितना होता है, 10 × 6 60 होता है, और 10 में से 6 को माइनस करो कितना आता है, 4 आता है। तो इस तरह से आ गया मेरे पास 10x और 60 आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकल जाएगा। तो मैं x को कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे। अंदर क्या बचेगा, x + 10। यहाँ से मैंने 6 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x + 10 बचा। तो इस तरह से x - 6 एक बॉक्स में आ गया और x + 10 एक बॉक्स में आ गया। तो इस तरह से आंसर आ गया मेरे पास x = 6 और x = -10 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं कौन सा लूँगा, +16 कि -16। तो एक और बात इंपॉर्टेंट, बर्तन की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी माइनस नहीं होती बर्तन की संख्या, इसीलिए हम क्या लेंगे, x = 6 लेंगे। तो बर्तन की संख्या अगर 6 हो गई तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 10x + 40 है। तो 10 में 40 6 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 40 प्लस कर दो, आई थिंक 100 हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। 10x × 40 = 10 × 6 + 40। तो 10 × 6 60 होता है, प्लस 40 = 100। तो इस तरह से मेरा ये हो गया सॉल्व वाला क्वेश्चन। लागत मूल्य हो गया 100 और बर्तन की संख्या हो गई 6। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक आंसर भी आ गया, तो आप जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक आप करेंगे तो भी चलेगा, आप ये वाला भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। उत्तर दे के लिख लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें दिया है, किसी नदी में नाव से उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करो। तो हमको निकालना है नदी की स्पीड कितनी है, नदी के प्रवाह की चाल कितनी है, ये हमको निकालना है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, नाव की चाल, शांत पानी में नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, और नदी की लंबाई जो है 36 किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर जाके वापस आना है। ठीक है, ये सारी डिटेल दिया हुआ है, और एक और यहाँ पे डिटेल दिया है जाके वापस आने में पूरा 8 घंटा लगा। ठीक है, तो आपको मैं एक डायग्राम बना के पहले बेटर समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जस्ट देखिए, यहाँ पर एक नाव है, इस नाव की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नाव चलती है। ठीक है, अभी ऐसा अज्यूम कीजिए कि अगर नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये जो नदी है उसकी स्पीड जो है, उसकी प्रवाह जो है वो x किलोमीटर है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो नाव के प्रवाह के दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 12 हो जाएगा। ठीक है, x + 12 मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि जितनी नाव की स्पीड 12 किलोमीटर है, और ऐसा जूम कीजिए कि अगर नदी की प्रवाह 2 किलोमीटर है, तो नाव की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि नदी का प्रवाह जो है वो x किलोमीटर है और मेरा नाव की स्पीड 12 किलोमीटर है,
तो उसकी प्रवाह की दिशा में, मतलब जिस साइड नाव नदी बह रही है उसी दिशा में अगर मैं नाव को ले जाता हूँ तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मैचअप हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। और इस तरह से नाव की जो टोटल स्पीड हो जाएगी 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नाव गया यहाँ पे, अब फिर वहाँ से जब वापस आने वाला होगा नाव, यहाँ से जब वापस आएगा फिर से, तो तब उसकी नाव की स्पीड क्या होगी, तब वही नदी की स्पीड क्या हो जाएगी, उससे माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस एक्स, मतलब कि नदी के विपरीत दिशा में अगर नाव जाती है, मतलब नदी इस साइड जा रही है और नाव यहाँ से वापस आ रही है, तब नाव की चाल कितनी होगी, नाव की चाल हो जाएगी जितनी नाव की चाल है वो माइनस नदी की चाल हो जाएगी। तो ये इतना डिटेल था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ फिर से। देखो, नदी की प्रवाह की चाल निकाले, तब मैंने मान लिया नदी की प्रवाह की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। शांत पानी में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, शांत पानी में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी हमने देखा शांत पानी में नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम अपने असली जो मेरा हमारा मेन काम है उस पर आते हैं। अभी देखिए, नाव की चाल पानी की विपरीत दिशा में, पानी की प्रवाह की दिशा में कितनी होगी। ऐसा हमने अज्यूम करें कि नदी का प्रवाह कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के प्रवाह की दिशा में नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 12 प्लस एक्स। अब नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, नदी के मतलब नाव, नदी इधर प्रवाह हो रही है और नाव इधर से आ रहा है, तब नाव की चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि उसका ये 12 कितना है, नदी नाव का चाल है और एक्स किसका है, नदी का चाल है, तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना। ऐसा एज्यूम कीजिए कि यहाँ से नाव जा रही है और यहाँ से पानी जा रहा है, तो वो पानी क्या करेगा, उसको जितनी स्पीड होगी पानी की उतनी स्पीड से वो पीछे ढकेलेगा, तो जिसकी वजह से उसका जो स्पीड होगा नदी का वो माइनस हो जाएगा नाव के चाल में से। तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस 6। अब हमको एक और काम, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जाने में और वहाँ से वापस आने में पूरा का पूरा 8 घंटा लगा है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी तरह से मिल जाए कि इधर से जाने का टाइम कितना है और उधर से आने का टाइम कितना है, तो मैं दोनों को प्लस करके और मैं इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे दिया है, चाल दिया है और दूरी दिया है और मुझे समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो अब हम यही निकाल लेते हैं। प्रतीक को प्रवाह के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना हो गया, ये हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना है हमारा, दूरी कितना है हमारे पास 36 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, विपरीत दिशा में चाल है 12 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 12 माइनस एक्स। अब प्रवाह की दिशा में कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, कुछ भी लगाने की चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो प्रवाह की दिशा में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चार, और दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से जाने में भी 36 किलोमीटर है और यहाँ से वापस आने में भी 36 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर 36, और स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 12 प्लस एक्स का है। तो इस तरह से मुझे मिल गया, इधर से जाने के लिए 36 डिवाइड बाय 12 माइनस एक्स घंटे लगे, और उधर से वापस आने में 36 डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स घंटे लगे। तो ये दोनों का यहाँ पे प्लस तो दिया हुआ, मतलब आने जाने का दोनों का टाइम तो दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं इसको और इसको प्लस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो उसी शर्त के अनुसार पे हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। प्रतीक को यह दूरी तय करने में लगा कुल समय 8 घंटे है। तो विपरीत दिशा के लिए प्रवाह के विपरीत दिशा के तय करने में लगा समय प्लस प्रवाह के अनुकूल दिशा में तय करने में लगा समय इज इक्वल कितना होगा, 8 रहेगा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो मैं इसी को इक्वेशन फॉर्मेट में अब कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना था, 36 डिवाइड बाई 12 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 36 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स था। तो अब मैं उसी को सॉल्व कर लेता हूँ, देखो जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखिए मैंने ये 36 डिवाइड, ये विपरीत दिशा वाला टाइम है और ये प्रवाह की दिशा में वाला टाइम है, दोनों टाइम को प्लस करने में कितना आता था, 8 आता था। तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ, तो इसको प्लस करता हूँ सिंपली। तो जब हम प्लस करते हैं तो नीचे का नीचे गुणा हो जाता है, और ये 12 प्लस एक्स का गुणा ये 36 में, और ये 12 माइनस एक्स का गुणा ये 36 में हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें। देखिए 36, यहाँ भी 36, मैं क्या करता हूँ 36 को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 12 प्लस एक्स, और यहाँ पे 12 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे देखिए 12 प्लस एक्स से नीचे और यहाँ पे 12 माइनस एक्स है, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक।
अभी देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे -x है, तो ये दोनों x कैंसिल हो गया, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो 36 और ये 12 और ये 12 कितना जो 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूँगा कि 8 से डिवाइड कर दूंगा, बहुत साइड 8 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 24 कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, 8 का 24 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। और ये हो गया 8 1 सा 8, और यहाँ पे मैं 12 का स्क्वायर करें तो 144 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुणा करूंगा। एक मिनट जस्ट मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 का गुणा ये इससे करूँगा, और ये पूरे टर्म का गुणा ये ऊपर वाले टर्म से करूँगा। तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं ये से का गुणा इसमें करूँगा तो सेम एच डी से आएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, और इसका गुणा इस 1 से करूँगा तो सेम वही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 36 का 3 से गुणा करने में कितना आता है, 108 आता है, और 144 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आता हूँ, तो पक्षांतर कर रहा हूँ तो -144 हो जाएगा। एक्स का भी पक्षांतर कर लेता हूँ, क्या माइनस में था इस साइड आगे प्लस में हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। तभी इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, -36 आता है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब -36 को मैं इक्वल लेके जाता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, -36 को यहाँ पे +36 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे करनी लग जाएगा, मैं 1 मिनट करनी लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्वायर को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या लग गया, करनी लग गया। तो 36 को अगर मैं करनी से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 6 आ जाए, +-6। तो यहाँ पे आ गया +-6, लेकिन चाल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। इस पर्टिकुलर सम के लिए जो चाल है हमारा, जो स्पीड है हमारी, वो क्या हो, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नदी का प्रवाह का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमारा एक तरह से ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब हम अगला सम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है। तो ये पिंटू जो है, पिंटू को निशु की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे ये समझ में आ गया कि पिंटू का जो भी काम करने का टाइम है वो निशु प्लस 6 डेज है, ठीक है। तो ऐसा जूम कर लेते हैं हम, निशु का काम करने की निशु को एक काम पूरा करने में x दिन लगते हैं, ऐसा जूम कर सकते हैं हम लोग। तो माना एक काम करने के लिए निशु को x दिन लगते हैं, तो अब पिंटू को कितने दिन लगेंगे, आपको यहाँ पे लगा 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो ये x+6 हो जाएगा। तो वही काम पूरा करने के लिए पिंटू को x+6 दिन लगते हैं, ठीक है। अभी कुछ और थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं इसमें। दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और इसको डिटेल लिख लेते हैं, तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, निशु द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/x है। तो एक दिन में निशु कितना काम करता है, 1/x। काम को कैसे निकालते हैं, जितना दिन है उतने से डिवाइड कर दो, मतलब कि यहाँ पे x दिन है तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पे 6 डे है, सॉरी यहाँ पर भी 1 डेज है, तो 1/x+6 हो जाएगा। तो इसी तरह से पिंटू को भी एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/x+6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक दिन में किया गया काम होगा। तो यहाँ पे लिखा है 4 दिन, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में किया गया काम उनका कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x+6 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक काम 1/x में निशु करता है, और एक उसी काम को पिंटू एक ही दिन में 1/x+6 डेज में करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये एक दिन का काम हो गया। अभी हमको 4 दिन का काम निकालना है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो वहाँ पे 4 करना पड़ेगा मुझे, वही कर लेता हूँ मैं। दोनों द्वारा मिलकर 4 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 4 × 1/x प्लस 1/x+6, ठीक। अब मैं यहाँ भी 4 लिखूंगा और यहाँ भी 4 लिखूंगा, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 4 को, तो इसलिए मैंने 4 को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो पहले मैं कॉमन निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों द्वारा मिलकर 4 दिन में किया गया काम कितना है, 4 1/x प्लस 1/x+6। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ने 4 दिन में कितने काम किए, एक काम किया है, तो इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं हम। प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर 4 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1। दोनों ने कितना काम किया, एक काम किया, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा। अभी मैं 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आ जाता हूँ, तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अभी अंदर का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तिर्यक गुणा सेम वही, तो ये x+6 का 1 में गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ गया x+6, और x का अगर 1 में करूंगा तो यहाँ पे आ गया x, और नीचे का नीचे गुणा,
ठीक है, एक्स का गुणा एक्स प्लस सिक्स में। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और ये 6 एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है। और नीचे देखिए ये एक्स और ये एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, और फिर ये एक्स और ये 6 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुणा ये 4 में और ये 1 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब मैं क्या करूँगा, 4 का 2x प्लस 6 में गुणा कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब मैं ये दोनों जो नंबर है उसको मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके पक्षांतर कर लेता हूँ। तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 हो गया। मैंने यहाँ इन दोनों को पक्षांतर कर लिया। अभी 6x में से -2x को माइनस करूँ, कितना आएगा, -2x हो जाएगा। 6x में से -8x को मैंने माइनस किया, तो यहाँ क्या बच गया, -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 24 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 2 आता हो, तो कौन सा होता है, 6 चौक 24, 6 और 4 होता है। चलो हम देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो 24 है, तो 24 का गुणा 6 इंटू 4। अभी देखिए 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना 24 आता है, और 6 और 4 6 में से 4 को माइनस करने पर कितना आता है, 2 आता है। तो इस तरह से मुझे ये मिल गया गुणनखंड उसका। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x माइनस 6 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगा, 4 को कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। अभी दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब मुझे बताइए कि इसमें से असली का आंसर, जो राइट आंसर है वो कौन सा, माइनस वाला है कि प्लस वाला है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो काम होते हैं वो माइनस में तो होता नहीं है, सॉरी ये जो दिन होते हैं, दिन जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो निश्चय को एक काम करने में 6 दिन लगते हैं, उसी काम को पिंटू करने में कितने लग जाएंगे, x प्लस 6, तो यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला सम सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट मैं पीछे कर, देखिए यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ जाए अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। संख्या 460 में किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल भाजक संख्या के 5 गुना से 6 अधिक होता है तथा शेषफल 1 आता है, तो भागफल तथा भाजक कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाजक भागफल शेषफल वो सब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो ये नीचा है ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, ये हो गया शेषफल। मैं सिर्फ से लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये होगा शेषफल। और यहाँ पर ये जो होता है ये क्या होता है, ये भाज्य होता है। ये क्या होता है हमारा, भाज्य होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको बेटर समझ जाए। तो ये होता है हमारा भाज्य, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है हमारा भागफल। तो मैं इसी भाग लिख देता हूँ, भागफल होता है ये। और ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा भाजक। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इन सब के बीच में एक रिलेशन भी होता है जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये होता है भागफल, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये होता है हमारा शेषफल। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्या 460 में किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, यानी 460 क्या हो गया, वो भाज्य हो गया। तो 460 भाज्य हो गया, तो उसमें से भाग देने पर भागफल जो होता है वो भाजक संख्या से 5 गुना से 6 अधिक है। तो भागफल कितना है, अगर मैं भाजक को ले लेता हूँ x, तो मेरा भागफल कितना हो जाएगा 5x प्लस 6, यहाँ लिखा है ना भाजक संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है। तो अगर मैं भाजक को x ले लेता हूँ तो मेरा भागफल कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 हो जाएगा। जस्ट अब जितना हमने समझा उतना पहले लिख लेते हैं। तो माना कि भाजक x है, तो भाजक x है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हो, तो जो भागफल है वो भाजक के 5 गुना से 6 अधिक है, यानी 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो भागफल हो जाएगा 5x प्लस 6। अब भी देखिए एक फॉर्मूला होता है जो सबको एक साथ जोड़ के रखता है।
तो भाज्य इज इक्वल होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है एक फॉर्मूला होता है जिस इन सब के बीच का ये रिलेशन होता है। भाज्य जो होता है वो इक्वल होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आई होप आप ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य कितना है 460 है, तो मैं यहाँ पे 460 लिख लेता हूँ। भाजक कितना है, भाजक है x, भागफल कितना है 5x प्लस 6 यहाँ से लिया मैंने, और शेषफल कितना है 1 आया है, यहाँ पे लिखा देखिए शेषफल 1 आया है। तो इस तरह से मैंने शेषफल को 1 ले लिया। एक मिनट में चलिए मिटा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए, तो हमने यहाँ तक तो कर लिया। अभी मैं क्या करता है x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर। तो ये जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x इज प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 460 को दूसरे इक्वल के दूसरे साइड लिखा हूँ, तो 460 का मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। जब मैं 460 का पक्षांतर करूंगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 में से 460 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 459 आ जाएगा, -459। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -459। अब देखिए -459 का अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलता है 2295 मिलता है, 2295। तो 2295 का ऐसा गुणनखंड जिसको माइनस करने पे 6 आता है, तो वो है 51 और 4 है। आप चाहो तो गुणनखंड करके निकाल, गुणनखंड इसका निकाल के फिर देख सकते हो, यही आएगा सेम। ठीक है, अगर ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप इसको फॉर्मूला मेथड या किसी और मेथड से लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, अगर गुणनखंड विधि में आपको फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। नहीं तो अगर आप फैक्टर निकाल पा रहे हो, गुणनखंड निकाल पा रहे हो इजीली, तो आप गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर लो। तो अभी हम क्या रखेंगे, 6x के बदले में रखूंगा 51x और 45। तो यहाँ पर मैंने रखते हैं प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 रख दिया। अब मैं कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलेगा, सिर्फ x निकलता, मैंने x को बाहर निकाल दिया। यहाँ हो गया 5x प्लस 51 हो गया। अब यहाँ से देखिए मुझे 45 का तो मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन 459 को पढ़ा, इतना टेबल पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पे रखिए कि तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक रखिए, इस बॉक्स में जो आता है सेम इसी बॉक्स में भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ कीजिए 45 में कि जिसको करने से यहाँ पर 5x आए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 45 में ऐसे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5x आए तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 45x में तो मुझे मिलता है यहाँ पे 5x। तो सेम वही मैंने 9 से डिवाइड करते यहाँ पे अगर 5x, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाला आपको देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे जो है वही यहाँ पे लिख दीजिए, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5x प्लस 51। अब हम इसको एक बॉक्स में लेते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल 9 आ गया और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइड बाई 5। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर मेरा मेन आंसर क्या होगा, x इज इक्वल 9 होगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइड बाई 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा कि वो प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो भी होता है वो माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मुझे भाजक x मिला यानी 9 मिल गया, तो मेरा भागफल कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। तो हम यहाँ पे लिख के कर लेते हैं, तो भाजक 9 है तो भागफल कितना होगा 5x प्लस 6, तो 5 इंटू 9 प्लस 6, तो 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। तो इस तरह से मेरा भागफल मिल गया 51 तथा भाजक मिल गया 9। तो इस तरह से ये वाला हमारा सम खत्म हो गया। अब अगला लास्ट सम है वो हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसमें आपको करके नहीं बताऊंगा, ये जस्ट एक्टिविटी है, तो जैसे कि थोड़ा बहुत लॉजिक बता दूंगा और इक्वेशन किस तरह का फॉर्म हो रहा है वो बता दूंगा, ये आगे का आप खुद ही भर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति को पूर्ण करो, चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू, देखिए जो समांतर भुजा है उनका योगफल इंटू जो भुजा लंब कर रही है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला। तो इसी का यूज करके हमको आगे सॉल्व करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है AB 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 33 1/2 AB प्लस CD। तो AB की वैल्यू कितनी है x है और CD की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे देखिए
लंब बनाने वाली भुजा कौन सी एम है, तो यहाँ पे आ गया एम। एम की वैल्यू कितनी x-4, तो यहाँ पे आ गया x-4। अब मैं क्या करूँगा, 2 को इक्वल के दूसरे लेके जाता हूँ, तो ये होगा 66 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 3x+1। देखो ये 2x और ये x कितना होगा 3x+1 इंटू x-4। अभी इन दो का मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको रिटेन में चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। की एक्टिविटी है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो थैंक यू अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये जो मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों के पास शेयर कीजिए, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट जल्द ही लेके आएंगे।